नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एकता अग्रवाल है। और इससे पहले भी आप लोग मेरे काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक आईएएस इन हिंदी पर देख चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी मेरे वीडियोस देख सकें और मेरे वीडियोस का बेनिफिट ले सकें। दोस्तों, एक हमारा फेसबुक पेज चलता है क्रैक आईएएस इन हिंदी के नाम से। आप चाहें तो आप उसे भी जो है लाइक कर सकते हैं। इस चैनल पर हम कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं और साथ ही अपनी वीडियोस की डिटेल भी प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि आपको मेरे वीडियोस नहीं भी मिल पाते हैं तो भी आप वहां से जो है सारे लिंक जो है मैंने अपने वीडियोस के उस चैनल पर उस फेसबुक पेज पर जो है पोस्ट किए हुए हैं, वहाँ से भी आप मेरी वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता ही चुकी हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। दोस्तों, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है 9610954204। और यहाँ पर भी हम जो है कुछ अच्छी पोस्ट करते हैं सारे लोगों को जो जो भी हमसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं। तो यदि आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे अपना नाम लिख के हमें भेज सकते हैं। आइए दोस्तों, आज की वीडियो की बात करते हैं। आज का वीडियो दोस्तों मैंने इम्पॉर्टेंट बिल्स के ऊपर रखा है, यानी कि 2016-17 में जो भी अभी तक इम्पॉर्टेंट बिल्स आए हैं उन इम्पॉर्टेंट बिल्स को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2016, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैटरनिटी बेनिफिट बिल। दोस्तों, मैटरनिटी बेनिफिट क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये समझाती हूँ। जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान जो भी वर्किंग वूमन की बात हो रही है तो उन्हें जो लीव दी जाती हैं, जो सुविधाएं दी जाती हैं, वो मैटरनिटी बेनिफिट कहलाती हैं। मैटरनिटी बेनिफिट पे दोस्तों जो विधेयक लाया गया है उससे संबंधित जो मंत्रालय है वो है श्रम और रोजगार मंत्रालय। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, सबसे जो इससे पहले भी एक पुराना कानून जो है मैटरनिटी बेनिफिट पे बना हुआ था, उस मैटरनिटी बेनिफिट कानून के अंतर्गत महिलाओं को 12 सप्ताह का जो है मातृत्व अवकाश दिया जाता था। अब दोस्तों नए बिल में इसको संशोधित करके 26 सप्ताह कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर महिलाओं को दिए जाने वाले मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। और दोस्तों लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी है कि यदि स्त्री 2 या 2 से अधिक बच्चों की माँ है, यानी ऑलरेडी उसके 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं, तो उस केस में उसे मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह ही मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि जो मातृत्व अवकाश है उसे बढ़ाकर नए एक्ट में 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है, लेकिन 2 या 2 से अधिक बच्चों की माँ के लिए यह अभी भी 12 सप्ताह ही है। अच्छा दोस्तों, विधेयक में 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे को गोद लेने वाली और कमीशनिंग करने वाली महिलाओं के लिए भी 12 सप्ताह के अवकाश का प्रावधान किया गया है। यानी इन महिलाओं को भी मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, परंतु इनके लिए मातृत्व अवकाश जो होगा वो 12 सप्ताह का ही रहेगा। 50 या इससे अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान को एक निर्धारित दूरी के भीतर महिलाओं को क्रैश सुविधा देनी होगी। तो दोस्तों देखिए, क्रैश सुविधा क्या होती है? क्रैश एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कि जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को छोड़ देते हैं और वहाँ पर उन बच्चों की देखरेख होती है, तो वो कहलाता है क्रैश। तो कहा है कि जो ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर कि 50 या उससे अधिक के कर्मचारी काम कर रहे हों, उन इस्टेब्लिशमेंट को, उन प्रतिष्ठानों को अपनी महिला कर्मचारियों को उस इस्टेब्लिशमेंट की निर्धारित दूरी के अंदर क्रैश की सुविधा देनी होगी, ताकि वो महिला उस क्रैश में जाकर अपने बच्चे को जो है देख सके, उसकी देखरेख कर सके और अधिकतम 4 बार जाने की जो है उनको अनुमति होगी दोस्तों। ठीक है, उस क्रैश में उनको जाने की अधिकतम 4 बार अनुमति होगी। प्रत्येक प्रतिष्ठान की जिम्मेदारी होगी कि वह महिला कर्मचारी की नियुक्ति के समय इस विधेयक द्वारा दी जाने वाले मातृत्व लाभ से उस महिला को लिखित और इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचित कराएं। यानी आप लिखित और इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूप में उन्हें सूचित कराएंगे कि आपको जो है ये इस्टेब्लिशमेंट ये सुविधाएं प्रोवाइड कराएगा एज पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया हो कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर क्या है। सबसे पहले तो इसमें मातृत्व लाभ जो है उसका अवकाश को बढ़ाकर 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है।
दूसरी बात यह है कि कमीशनिंग करने वाली और गोद लेने वाली महिलाओं के लिए भी जो है मातृत्व अवकाश का प्रावधान रखा गया है, परंतु ये 12 सप्ताह ही है। तीसरी बात यह है कि 50 से अधिक कर्मचारी जिस प्रतिष्ठान में काम कर रहे हैं उस प्रतिष्ठान को अपनी महिला कर्मचारियों को क्रैश की सुविधा प्रोवाइड करानी होगी, और उनकी नियुक्ति के समय उनको दी जाने वाली मातृत्व सुविधाओं के बारे में लिखित और इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो है सूचित करना होगा। तो ये मैटरनिटी बेनिफिट बिल जो है इसके इम्पॉर्टेंट जो मैंने एस्पेक्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, सैरोगेसी रेगुलेशन विधेयक 2016, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कारण यह है कि कुछ समय पहले या अभी तक जो है सैरोगेसी भारत में एक बहुत बिजनेस बन चुका था। $1 मिलियन का जो है इसको जो है ये बिजनेस भारत में बन चुका था। तो इसी चीज़ों और इसके अंदर जो भारतीय महिलाएं उनका जो है बहुत अधिक शोषण हो रहा था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो है सैरोगेसी बिल जो है वो लेकर आई 2016, और इससे संबंधित जो मंत्रालय है दोस्तों वो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है। अच्छा, सैरोगेसी दोस्तों क्या होता है? सैरोगेसी एक ऐसा कार्य होता है जिसमें कोई महिला किसी इच्छुक दंपत्ति के लिए बच्चे को जन्म देती है और बच्चे के जन्म के पश्चात उस दंपत्ति को वह बच्चा सौंप देती है। यानी किसी और के लिए जो है वो स्त्री किसी और दंपत्ति के लिए जो स्त्री है वो बच्चा पैदा करती है। तो दोस्तों देखिए, सैरोगेसी में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। एक तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया, यह कमर्शियल सैरोगेसी को प्रतिबंधित करता है। कमर्शियल सैरोगेसी यानी कि व्यापार के तौर पे कोई सैरोगेसी नहीं होगी। एथिकल रूप से आप सैरोगेसी करेंगे। जो दंपत्ति हैं जो जेन्युइनली जिनके पास जो बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं उनके लिए जो है ये सुविधा होगी, और इसको कमर्शियल रूप नहीं दिया जाएगा, इसको बिजनेस रूप नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो स्त्री जो सैरोगेसी कर रही है वो उस दंपत्ति से सिर्फ मेडिकल खर्चों के अलावा और दूसरे किसी तरीके का जो है कोई बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो नहीं लेगी। अच्छा दोस्तों, विधेयक के अनुसार केवल वही दंपत्ति सैरोगेसी का फायदा ले सकते हैं जो भारतीय नागरिक हों। क्या लिखा हुआ है? भारतीय नागरिक होना जरूरी, यानी सिर्फ अब भारतीय नागरिक ही सैरोगेसी का भारत में जो है बेनिफिट ले सकते हैं। अभी तक जो फॉरेनर्स थे वो भी जो है भारत में आके सैरोगेसी करवाते थे, और दोस्तों होता ये था कि अगर सैरोगेसी के बाद उन्हें इच्छुक बच्चा नहीं मिलता था, यानी कि यदि वो लड़का एक्सपेक्ट कर रहे हैं और लड़की हो जाए, या लड़की एक्सपेक्ट कर रहे हैं लड़का हो जाए, या फिर बच्चा जो है हैंडीकैप पैदा होता था, तो वो उस बच्चे को अडॉप्ट करने से मना कर देते थे। तो इस तरीके से ये सैरोगेसी जो है वो इसका जो स्वरूप था भारत में बहुत ख़राब हो चुका था, बहुत बिगड़ चुका था, और इसीलिए सरकार ने इसके ऊपर कदम उठाना जरूरी समझा। अच्छा, तो वही दंपत्ति सैरोगेसी का भारत में फ़ायदा ले सकते हैं जो कि भारतीय नागरिक हों, यानी सिर्फ भारतीय नागरिक ही आप सैरोगेसी का फ़ायदा ले सकेंगे, और जिन्हें विवाह किए 5 वर्ष से अधिक बीत गए हों, यानी 5 वर्ष हो गए हों उनके विवाह को और उन्हें कोई बच्चा नहीं मिल पा रहा है, तो वो जो है सैरोगेसी का फ़ायदा जो है ले सकते हैं। सैरोगेसी का फ़ायदा सिंगल पेरेंट्स, होमोसेक्सुअल पेरेंट्स और लिव इन रिलेशन में रह रहे दंपत्ति को नहीं मिलेगा। यानी कि सिर्फ लीगली मैरिड लोगों को जो है, जिसमें भी लीगली मैरिड में आप देखिए होमोसेक्सुअल पेरेंट्स जो है इसमें शामिल नहीं है, उन्हीं को जो है सैरोगेसी का फ़ायदा मिलेगा। सैरोगेसी माँ के साथ दंपत्ति का निकट रिश्ता होना आवश्यक है, यानी कि जो मदर सैरोगेसी कर रही है वो उस दंपत्ति के निकट रिलेशन में या निकट रिश्ते में होनी चाहिए। वह अपने जीवन काल में केवल एक बार सैरोगेट मदर बन सकती है। और साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि कोई दंपत्ति केवल एक ही बार अपने जीवन काल में सैरोगेसी का फ़ायदा ले सकता है। तो दोनों के लिए है कि जो मदर जो बच्चा दे रही है वो भी एक ही बार सैरोगेट मदर बन सकती है लाइफ टाइम में, और जो दंपत्ति सैरोगेसी करवा रहे हैं वो भी केवल एक ही बार लाइफ टाइम में सैरोगेसी का बेनिफिट ले सकते हैं। सैरोगेसी की सुविधा देने वाले क्लिनिकों को क्या होना होगा? पंजीकृत, यानी कि वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। अनरजिस्टर्ड क्लिनिक जो हैं वो सैरोगेसी का फ़ायदा जो है सुविधाएं नहीं दे सकते हैं। विधेयक से संबंधित प्रावधान का उल्लंघन होने की स्थिति में 10 साल तक की तो जेल है और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट जो प्रोविज़न है वो इस बिल के अंदर डाले गए हैं। आई होप आपको पूरा ये समझ में आया हो कि सैरोगेसी के ऊपर जो विधेयक है वो किस मंत्रालय से संबंधित है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। सैरोगेसी मैंने आपको बता दिया क्या होता है। सैरोगेसी जो बिल लाया गया है वो कमर्शियल सैरोगेसी को प्रतिबंधित करने के लिए लाया गया है। केवल वही दंपत्ति सैरोगेसी का फ़ायदा ले सकती है जो भारतीय नागरिक हो और जिसके विवाह को 5 वर्ष बीत गए हों,
और सैरोगेसी का फ़ायदा सिंगल पेरेंट्स, होमोसेक्सुअल और लिव इन रिलेशन में रह रहे दंपत्ति को नहीं मिलेगा। कोई भी मदर जो है एक ही बार अपने जीवन काल में सैरोगेट मदर बन सकती है और कोई भी दंपत्ति केवल एक ही बार अपने जीवन काल में सैरोगेसी का फ़ायदा ले सकता है। सैरोगेसी की सुविधा देने वाले क्लिनिकों को पंजीकृत होना आवश्यक है और इस बिल के प्रावधान का उल्लंघन होने की स्थिति में 10 साल तक की जेल और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान इस बिल में किया गया है। आई होप आपको समझ में आया हो दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्ति यानी अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2016। मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस ट्रांसजेंडर हमारे समाज का एक ऐसा वर्ग है जिन्हें शुरू से एक हीन जिनके साथ व्यवहार किया गया है, शोषण हुआ है जिनका, जो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सके। और मुझे ऐसा लगता है कि इस विधेयक को सरकार को बहुत पहले पास कर देना चाहिए, जिसे अब पास किया गया है जो भी है, लेकिन अब ये पास हो गया और ट्रांसजेंडरों को जो है उनके अधिकार मिले हैं इस विधेयक के थ्रू। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का जो विधेयक है वो जो है पास हुआ है। अच्छा दोस्तों, इससे संबंधित मंत्रालय कौन सा हो गया? सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय। ठीक है, हाँ तो दोस्तों देखिए, सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय जो है वो इससे संबंधित है। अच्छा दोस्तों, विधेयक के अनुसार किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ स्वास्थ्य, रोजगार, निवास, शिक्षा आदि आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले तो इस विधेयक में ट्रांसजेंडरों के प्रति हो रहे भेदभाव को रोका गया है। दूसरा दोस्तों, आपको पता होगा कि जब भी किसी परिवार के अंदर ट्रांसजेंडर व्यक्ति पैदा होता है तो परिवार को पर ये दबाव होता है कि वह उस ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परिवार से अलग कर दें। तो ये सरकार ने सबसे अधिक इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कहा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपने परिवार में रहने और शामिल होने का अधिकार होगा। ठीक है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उनकी पहचान से संबंधित एक आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है वो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाएगा। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि कई लोग जो होते हैं वो ट्रांसजेंडर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है ट्रांसजेंडरों को मिले हुए राइट का फ़ायदा लेने के लिए खुद को ट्रांसजेंडर की तरह प्रिटेंड करते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है ट्रांसजेंडर को देने का प्रावधान रखा है और ये जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उनको दिया जाएगा। विधेयक के अनुसार सरकार भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समाज में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी। दोस्तों, विधेयक में राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद बनाए जाने का भी प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद, अब ये परिषद क्या करेगी? यह परिषद ट्रांसजेंडर के संबंध में नीतियां व योजना बनाने हेतु सरकार को सलाह देगी। तो यह एक तरह की सलाहकारी संस्था होगी, ट्रांसजेंडर परिषद, राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का शोषण करना या विधेयक के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 2 साल तक की जेल और जुर्माने का इसमें प्रावधान किया गया है। तो ये सब जो है ट्रांसजेंडर व्यक्ति के विधेयक में जो है ये सारे प्रावधान किए गए हैं और सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय जो है इससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आया हो आपको। नेक्स्ट देखते हैं, ये किशोर न्याय देखभाल एवं संरक्षण विधेयक 2014। दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जो विधेयक अभी पास हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका रही है वो रही है निर्भया हत्याकांड की, जो कि दिल्ली में हुआ था। उसके बाद जो उसमें एक किशोर था जो कि उसमें अपराधी था, उसको फांसी दिए जाने के बाद और उसको सज़ा दिए जाने को लेकर जो है ये विधेयक पारित हुआ। यद्यपि मैं आपको बताऊं कि भारत में इस कानून से पहले ये था कि जो नाबालिग है यानी 18 वर्ष से कम के बच्चे जो अपराध करते हैं तो उनको सामान्य अपराधियों की तरह सजा न देकर उन्हें जो है पुनर्वास केंद्रों में भेज दिया जाता है और वहाँ पर उनको सुधारा जाता है। उनके अंदर जो अवगुण पैदा हुए हैं उनको जो है वो ठीक किया जाता है, उनको परिवर्तित किया जाता है। तो इसी बात पर जो है काफ़ी जो है लोगों ने विरोध किया कि क्यों उस किशोर को जो है सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, जबकि उसने सामान्य लोगों की तरह ही अपराध किया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये जो है इस विधेयक में कुछ प्रावधान किए गए हैं, कुछ परिवर्तन किए गए हैं। मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, इससे संबंधित मंत्रालय है महिला व बाल विकास मंत्रालय। अच्छा दोस्तों, यह विधेयक जघन्य अपराधों में लिप्त 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को वयस्कों के समान मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान करता है। यानी कि 16 से 18 वर्ष का कोई व्यक्ति यदि उसने कोई जघन्य अपराध किया है तो
तो उस व्यक्ति पर सामान्य लोगों की तरह ही मुकदमा चलाया जाएगा, उसे किशोर नहीं माना जाएगा। ठीक है। दूसरी दोस्तों, इस विधेयक के अनुसार 16 से 18 वर्षीय किशोरों पर सामान्य अपराध यानी कुछ कम जघन्य अपराध करने पर केवल तभी वयस्कों की भांति मुकदमा चलाया जाएगा जब वह 21 वर्ष की आयु के बाद गिरफ्तार किया गया हो। तो दोस्तों इसमें देखिए दो चीज़ हो गई, एक तो हो गया जघन्य अपराध और एक हो गया कम जघन्य अपराध। यदि जघन्य अपराध किया गया है तो 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच भी यदि कोई व्यक्ति है तो भी उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन यदि कम जघन्य अपराध किया गया है तो यदि 21 वर्ष के बाद ही उस पर जो है वो मुकदमा चलाया जाएगा। तो ये दोनों डिफरेंस हैं इस के अंदर। और दोस्तों देखिए इस के अंदर संस्थाएं भी स्थापित की जाएंगी इस विधेयक के अनुसार। प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियों का गठन किया जाएगा। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा की गई जांच के बाद निर्धारित किया जाएगा कि किशोर अपराधी को पुनर्वास हेतु भेजा जाए या एक वयस्क की भांति मुकदमा चला जाए। तो किशोर न्याय बोर्ड की इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि वही निर्धारित करेगी कि व्यक्ति ने जो अपराध किया है वो सामान्य अपराधी की तरह किया है या किशोरों की तरह किया है। यदि उसे लगता है कि ये अपराध किशोरों की तरह किया गया है तो वो उसे पुनर्वास केंद्र में भेज देंगे, यानी उन पर कोई मुकदमा नहीं होगा, कोई उन पर जो है कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन यदि उसने एक वयस्क की भांति जो है अपराध किया है तो फिर उस पर जो है वो मुकदमा चलाया जाएगा। दूसरा दोस्तों, बाल कल्याण समितियों का क्या काम होगा? वो देखभाल और संरक्षण वाले किशोरों हेतु संस्थागत कार्य करेंगे, यानी जिन किशोरों को सुधार की आवश्यकता है उन पर वो जो है काम करेंगे। ठीक है। तो किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियों का ये कार्य रहेगा। अच्छा दोस्तों, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किशोरों द्वारा किए गए अपराधों को 3 श्रेणियों जघन्य, गंभीर और मामूली में वर्गीकृत किया गया है। जघन्य अपराध हेतु न्यूनतम 7 वर्ष की सजा रखी गई है। गंभीर अपराध हेतु 3 से 7 वर्ष तथा मामूली अपराधों में किशोरों को 3 वर्ष से कम कारावास के प्रावधान विधेयक में किए गए हैं। किसी किशोर को मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान उक्त विधेयक में नहीं है। तो दोस्तों ये मैं बता दूं कि अभी भी 16 से 18 वर्ष के व्यक्ति को अभी भी फांसी का प्रावधान भारत के कानून में नहीं है, और इसीलिए निर्भया हत्याकांड में जो किशोर है उसको जो है वो फांसी नहीं दी जा रही है, और लोग उसका काफ़ी विरोध भी कर रहे हैं। ना ही आजीवन कारावास का प्रावधान है और ना ही मृत्युदंड का प्रावधान है। आई होप दोस्तों आपको ये विधेयक समझ में आया हो, और किसी भी तरह की अन्य क्वेरी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कोई भी। और दोस्तों प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियोज़ अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक किया करें, क्योंकि आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बनता है और मैं आगे और अच्छी वीडियो डालने के लिए मोटिवेटेड होती हूँ। तो प्लीज़ आप ये काम किया करें, साथ में कमेंट्स भी किया करें। जो भी आपको प्रॉब्लम फील हो मेरी वीडियोज़ में, आप जो भी मुझे अपने वीडियोस को बेटर करने के लिए जो भी सुझाव देना चाहें वो प्लीज़ आप मुझे दें। आइए नेक्स्ट देखते हैं बेनामी लेन देन निषेध संशोधन विधेयक 2015। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं इससे संबंधित मंत्रालय कौन सा है? कानून एवं न्याय मंत्रालय। दोस्तों बेनामी लेन देन क्या होता है मैं आपको बताऊं। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से कोई संपत्ति खरीद लेता है और भुगतान वह स्वयं करता है, यानी कि भुगतान तो कोई और करता है और जो ओनरशिप होती है, जो मालिक का ना हक होता है उस संपत्ति वो किसी और का होता है। तो इस प्रकार की संपत्ति कहलाती है बेनामी लेन देन। और ऐसा क्यों करते हैं लोग? ऐसा लोग अपने काले धन को छुपाने के लिए करते हैं, क्योंकि वो अपने यदि कोई व्यक्ति जिसके पास ब्लैक मनी है और वो उस ब्लैक मनी को यूटिलाइज करना चाहता है तो वो उसको यूटिलाइज कैसे करे? यदि वह अपने नाम में कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो उसकी ब्लैक मनी सामने आ जाएगी। तो होता ये है कि लोग दूसरों के नाम से जो है संपत्ति खरीद लेते हैं और भुगतान खुद करते हैं और उस संपत्ति का बेनिफिट भी वो लेते हैं। लेट सपोज कि कोई घर खरीदा गया है, कोई मकान खरीदा गया है और किसी और के नाम से खरीदा गया है, लेकिन उसकी जो रेंट की इनकम है, किराए की इनकम है, वो व्यक्ति किसी और को मिल रही है, यानी कि जिसने भुगतान किया है उसको मिल रही है। तो इस प्रकार के ट्रांजेक्शन्स होते हैं इंडिया में, और इन्हीं ट्रांजेक्शन्सों पे रोक लगाने के लिए सरकार ने ये विधेयक जो है पारित किया है कि इस ट्रांजेक्शन और इन तरह की जो ब्लैक मनी जो यूटिलाइज हो रही है उस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने इस विधेयक को पारित किया है। तो दोस्तों लिखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। बेनामी लेन देन वो होता है जिसमें संपत्ति का मालिक तो कोई और होता है, परंतु संपत्ति के भुगतान के लिए किसी अन्य का भुगतान जो है वो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। नए विधेयक में इस परिभाषा का और विस्तारित किया गया है और
कुछ और भी इसमें जो है टर्म्स शामिल की गई हैं कि इस तरह के ट्रांजैक्शन, अगर इस तरह का कोई भी केस होगा तो वो ट्रांजैक्शन बेनामी लेन देन की परिभाषा में आ जाएगा। क्या है कि यदि लेन देन नकली नाम में किया गया हो, यानी कि लेन देन करने वाले का ही नहीं पता हो। दूसरा, यदि भुगतान करने वाले का नाम पता ना हो, यानी जिसने पेमेंट किया है उसका नाम पता ना हो, या फिर संपत्ति के मालिक का पता ना हो। यदि इन तीनों केस होते हैं तो उस तरह का ट्रांजैक्शन भी क्या कहलाएगा जाएगा, बेनामी लेन देन। और वो संपत्ति क्या कहलाई जाएगी, बेनामी संपत्ति। अच्छा दोस्तों, इसमें एक मैं आपको बताऊं, एक छूट है कि हिंदू अविभाजित परिवार जो होते हैं, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज होती हैं, उसके सदस्य, यानी उसके सदस्य अपने उस परिवार के सदस्यों के नाम से जो है संपत्ति खरीद सकते हैं। ठीक है, तो हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा अपने सदस्यों के लिए ली गई संपत्ति और व्यक्ति द्वारा अपने पति या पत्नी या बच्चों के लिए ली गई संपत्ति को इस परिभाषा से बाहर रखा गया है। तो कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या अपने बच्चों के नाम से संपत्ति ले सकता है, और हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य जो हैं वो अपने सदस्यों के लिए संपत्ति खरीद सकते हैं और खुद स्वयं भुगतान कर सकते हैं, और संपत्ति अपने सदस्यों के नाम पर ले सकते हैं। तो इस तरह की संपत्ति बेनामी संपत्ति के अंदर नहीं आएगी, बेनामी संपत्ति नहीं कहलाएगी। इस विधेयक में दोस्तों बेनामी लेन देन से संबंधित मामलों को डील करने के लिए एक अपीलेट ट्रिब्यूनल की भी स्थापित किए जाने का प्रावधान किया गया है। यानी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो इससे संबंधित केसों की सुनवाई करेगी। पुराने कानून में दोस्तों बेनामी लेन देन के संबंध में 3 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया गया था, परंतु अब नए बिल में 7 वर्ष तक का जो है इसमें कारावास कर दिया गया है, और साथ ही बेनामी संपत्ति के बाजार मूल्य के 25% तक जुर्माने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। तो 2 चीज़ इसमें की गई है कि जुर्माना तो जो होगा वो संपत्ति की जो मार्केट वैल्यू है, लेट सपोज कोई लैंड है और तो उसकी मार्केट वैल्यू का 25% तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, और 7 साल तक की आपको जेल हो सकती है। ये बेनामी लेन देन के अंदर सरकार ने प्रावधान रखे हैं, तो काफ़ी कड़े प्रावधान किए गए हैं। तो अब जो भी कोई इस तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन करे तो वो सबसे पहले इस विधेयक की जो पेनल्टीज़ हैं उनको ध्यान में रख ले। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बाल श्रम निषेध व नियम संशोधन विधेयक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले मैं बताऊं इससे संबंधित मंत्रालय कौन सा है, श्रम और रोजगार मंत्रालय। सबसे तो पहले दोस्तों देखिए, नए कानून के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को पारिवारिक व्यवसाय के अलावा किसी भी अन्य व्यवसाय में लगाए जाने पर रोक लगाई गई है। तो पहले तो दोस्तों क्या होता था कि केवल खतरनाक व्यवसाय में ही 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लगाए जाने पर रोक थी, लेकिन अब किसी भी तरह के व्यवसाय में अब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं लगाया जाएगा, लेकिन वो पारिवारिक व्यवसाय में जो है हाथ बटा सकते हैं। ये सरकार ने प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, नए कानून में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए एक नया वर्ग किशोर वर्ग जोड़ा गया है। पहले ये किशोर वर्ग नहीं था, अब एक नया वर्ग जोड़ा गया है। 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे किशोर कहलाएंगे, और इन किशोरों को खतरनाक व्यवसाय में लगाए जाने पर रोक है। खतरनाक व्यवसाय जैसे खनन से रिलेटेड, ज्वलनशील पदार्थों यानी केमिकल वगैरह जहाँ बनते हैं, खतरनाक प्रक्रियाओं में लगाए जाने पर जो है रोक इस विधेयक में लगाई गई है। और विधेयक के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास और 20,000 से 50,000 तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें यह है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी तरीके के व्यवसाय में नहीं लगाया जाएगा, केवल पारिवारिक व्यवसाय में वो हाथ बटा सकते हैं। और 14 से 18 वर्ष के किशोर वर्ग के बच्चों को खतरनाक व्यवसाय में नहीं लगाया जाएगा। और खतरनाक व्यवसाय जैसे कि ज्वलनशील पदार्थों से रिलेटेड, खतरनाक प्रक्रियाओं से रिलेटेड और खनन से रिलेटेड यानी माइनिंग के जो काम होते हैं उनसे रिलेटेड उसमें काम व्यवसाय में इन किशोर वर्ग के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें और याद कर लें। नेक्स्ट आइए, लोकपाल और लोकायुक्त संशोधन बिल 2016 से संबंधित मंत्रालय क्या है, कानून व न्याय मंत्रालय। इसमें मैं आपको बताऊं, जो पहला कानून था उसमें प्रावधान ये थे कि किसी भी लोक सेवक को कार्यभार संभालने के 30 दिन के अंदर अपने पत्नी या पति जो भी केस हो व बच्चों की संपत्ति व देनदारियों की घोषणा करनी होगी। यानी कि कोई भी लोक सेवक, लेट सपोज कोई IAS है, तो जब भी वो अपनी पोजीशन लेते हैं, अपना पद संभालते हैं, उस पद को संभालने के 30 दिन के भीतर उनको अपने पत्नी या पति और अपने बच्चों की
असेट्स एंड लायबिलिटी यानी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करनी होती थी। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई को संपत्ति व देनदारियों की वार्षिक रिटर्न भी जो है वो फाइल करनी होती थी और यह फाइल संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट पर पब्लिश भी होती थी। ठीक है, तो ये कुछ प्रावधान थे और नए जो कानून हैं उसमें अब सरकार ने इन प्रावधानों में संशोधन किया है और अब सरकार यह तय करेगी कि डिस्क्लोज़र यानी कि जो डिस्क्लोज़र कर रहे हैं एसेट्स और लायबिलिटी का, उस डिस्क्लोज़र का स्वरूप क्या होगा और उसका तरीका क्या होगा, ये सरकार तय करेगी। तो अभी इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करी है। जब पूरी तरीके से ये डिटेल्ड बिल मुझे मिल जाएगा तो मैं आपके पास जो है इसके ऊपर अपन चर्चा ज़रूर करेंगे दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निःशक्त व्यक्ति अधिकार बिल 2016 डिसेबल्ड पर्सन के ऊपर जो है ये विधेयक है। और देखिए इससे संबंधित मंत्रालय कौन सा है, सामाजिक और न्याय मंत्रालय, सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय। नए बिल में निःशक्तता के दोस्तों 19 आधार तय किए गए हैं, जबकि पहले कानून में 7 आधार थे। तो इसका मतलब अब डिसेबल्ड पर्सन की परिभाषा में ज़्यादा लोग शामिल हो सकेंगे बजाय पिछले कानून के, क्योंकि पिछले कानून में केवल 7 आधारों पर किसी व्यक्ति को निःशक्त घोषित किया जाता था। अब 19 आधार तय किए गए हैं जिसके आधार पर व्यक्ति को निःशक्त घोषित किया जाएगा। विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि निःशक्त व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय निःशक्त व्यक्ति आयोग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 5 वर्षों के अंदर सभी इमारतों को निःशक्तों के लिए सुगम्य बनाया जाए। निःशक्तों के लिए सुगम्य यानी कि जहाँ पर उनको आने जाने में कोई कठिनाई ना हो, इस तरह की इमारतें बनाई जाएं जिसमें निःशक्त व्यक्ति भी बिना किसी अन्य व्यक्ति के सहयोग के आ जा सके। इस तरह की इमारतें जो हैं वो बननी चाहिए। सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थानों में, यहाँ पे उच्च शिक्षा की बात हो रही है दोस्तों। सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थानों में निःशक्तों के लिए 5% स्थान आरक्षित किए जाएंगे। तो ये उच्च शिक्षण जो संस्थान होते हैं वहाँ पर जो है 5% जो है आरक्षित किए जाएंगे स्थान, किसके लिए, निःशक्तों के लिए। और निःशक्त व्यक्तियों को चल अचल संपत्ति रखने, विरासत में पाने और अपने वित्तीय मामलों पर नियंत्रण का भी अधिकार होगा। यानी सामान्य व्यक्तियों की तरह ही उनको अधिकार दिए गए हैं, जिससे कि अभी तक उनको दूर रखा गया था। तो सरकार का यह प्रयास है कि ये व्यक्ति जो है वो जो समाज की मुख्य धारा है, आम धारा है, उनमें शामिल हो और समाज के अन्य व्यक्तियों की तरह ही भेदभावपूर्ण रहित जीवन जो है ये लोग जी सकें। तो ये सरकार का उद्देश्य है। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया हो और प्लीज़ आप मुझे जो भी आपके कमेंट्स और लाइक ज़रूर करा करें मेरे वीडियो को। पसंद नहीं आता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट ज़रूर करें और प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। अगली बार मैं और एक अच्छी वीडियो के साथ आपके सामने पेश होंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।